विद्यार्थीगण, प्रोफेसर AC मित्तल आपका इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्व वीडियो में आपने देखा था कि हम कीमत मांग कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ हमारी इस श्रृंखला में जो हमारा दूसरा है वह है इनकम डिमांड या आय मांग। तो आय मांग का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि यहाँ हम ये बता सकें कि क्या जो एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग कर रहा है वह उत्तम वस्तु है, सामान्य वस्तु है, या उसको कहें कि वो निम्न कोटि की वस्तु है। तो इनकम डिमांड की विचारधारा हमें वस्तुओं के अंदर विभेद करती है कि क्या वस्तु उत्तम या सामान्य श्रेणी की है अथवा निम्न कोटि की श्रेणी की है। तो ये आपके प्राय एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन के रूप में, क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है और इसमें अधिकतर विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, उस त्रुटि को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो का निर्माण किया है। आप इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और अपने सब मित्रों को इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। तो यहाँ पर हम अगर इनकम डिमांड को ज्ञात करना चाहें तो हम यहाँ पुनः अपना जो फलन हमने ज्ञात किया था उस फलन को देखते हैं कि dx इज़ द फंक्शन ऑफ px, py, i, t और c लिया था शुरू में, आपको पिछले लेक्चर्स में पता है। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि px यानी वस्तु की कीमत, py यानी दूसरी वस्तुओं की कीमत, t मीन्स टेस्ट और C मीन्स भौगोलिक वातावरण, अगर यदि इसको हम स्थिर मान लें या अपरिवर्तनशील मान लें तो किसका प्रभाव होगा? आय सिर्फ परिवर्तनशील रह जाएगी। तो आय परिवर्तनशील होगी तो उसका प्रभाव उपभोग की जाने वाली वस्तु पर क्या पड़ेगा? अगर ये हम संबंध ज्ञात कर लें तो हमें वस्तु की श्रेणी पता लग जाएगी कि वो उच्च कोटि की है या निम्न कोटि की है। अर्थात यहाँ ये स्पष्ट है कि हमारा जो आई है परिवर्तनशील कारक है, या इसको हम कारण बोल सकते हैं, और इसके कारण हमारे पास परिणाम क्या आ रहा है? वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। यदि इस फलन को हम वापस सही करें तो यहाँ जो है आपने py, x, t और c को जब स्थिर कर दिया तो आपके पास क्या बच गया? dx इज द फंक्शन ऑफ i मीन्स उपभोक्ता की आय, f का मतलब फलन है, आपको पता ही है, और dx वस्तु x की कीमत। तो यहाँ पर एक स्पष्ट बात क्या सामने आई, एक कि वस्तु की मात्रा, देखिए मैंने लिखा है लाल पेन से, वस्तु की मात्रा अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय से प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होगा, आय से प्रभावित का मतलब उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन होगा तो वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन होगा, और यही अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? इनकम डिमांड। और हम इसको चित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है तो वह दो दिशा में हो सकता है। आय बढ़ती है, हम आय बढ़ने की बात करें, अपन उदाहरण ले रहे हैं ना, तो आय को बढ़ाएं। अगर आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की उपभोग की मात्रा में भी वृद्धि होती है तो एक दशा ये हो सकती है। दूसरी दशा क्या हो सकती है कि उपभोक्ता की आय तो बढ़े पर वस्तु का उपभोग क्या हो? गिर जाए या उसमें ह्रास हो। तो ये दो चीज़ आपके मस्तिष्क में आती हैं, बहुत सरल है। प्रथम क्या कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, देखिए प्रथम लिखा है मैंने, वस्तु x के उपभोग में वृद्धि, यानी आय में वृद्धि हुई तो उपभोग में भी वृद्धि हुई। ये हम कहाँ से बता रहे हैं? इनकम डिमांड से। दूसरी स्थिति क्या बता रहे हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि तो हो रही है किंतु उपभोग में ह्रास या कमी हो रही है। यानी कि दूसरी बात क्या हुई कि आपकी आय में तो वृद्धि हो रही है पर आप वस्तु का उपभोग जो है कम कर रहे हैं, यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ रही है उसका उपभोग आप कम करते जा रहे हैं। यानी जैसे ये कहें कि मेरा पास, मैं अभी बाजरा खाता हूँ आपकी सामान्य भाषा में, और अगर मेरी आय बढ़नी शुरू हो जाए तो मैं बाजरे की जगह किसको खाना शुरू कर दूंगा? गेहूँ को खाना शुरू कर दूंगा। तो जैसे जैसे मेरी आय बढ़ेगी मैं उसकी मात्रा बढ़ा दूंगा। और नहीं तो दूसरी तरीके से समझिए कि चावल है,
मेरी आय एक निश्चित है तो उसमें मैं एक निश्चित मात्रा का चावल का उपभोग करता हूँ, क्योंकि चावल कीमती है, मैं ज़्यादा कीमत का है। और यदि मेरी आय बढ़ने लगे तो हो सकता है मैं चावल का उपभोग भी बढ़ा दूँ। ये भी एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये कि मेरी आय वृद्धि हो और बाजरे का मैं उपभोग घटाता चला जाऊं, क्योंकि मैं गेहूं का उपभोग बढ़ा रहा हूं उधर। तो दोनों संभावनाएं हो गई कि आय वृद्धि से उपभोग वृद्धि हो वस्तु की, और आय वृद्धि होने से वस्तु के उपभोग के अंदर ह्रास हो। तो अगर वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने के साथ साथ वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होती है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है? सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड, या उसको हम कहते हैं सुपीरियर गुड्स, या सुपीरियर गुड कहते हैं, उच्च कोटि की वस्तु कहेंगे। और यदि आपकी आय तो बढ़ती जा रही है पर आप उस वस्तु का उपभोग क्या है? घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो क्या है? वो वस्तु निम्न कोटि की कहलाएगी। और यही पर आप विद्यार्थी प्राय अपने विभिन्न प्रकार के जो एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे वो अपनी क्लास के हों चाहे प्रतियोगिता के हों, वहाँ आप कंफ्यूज होकर अपना आंसर गलत दे देते। तो यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। फिर प्रश्नकर्ता किसी भी प्रकार का प्रश्न कर ले, आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब इसको हम डायग्राम से भी बता सकते हैं। देखिए, मैंने डायग्राम भी आपके सामने प्रस्तुत किया है कि उच्च कोटि की वस्तु का डायग्राम है, वो लाल रंग से उसका मैंने एक मांग वक्र बताया है, और निम्न कोटि वस्तु का काले रंग से बताया है। तो आपने देखा लाल वाला क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है, और काला वाला ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि यदि कीमत बढ़ रही है, मैंने अगर पहले ने उच्च कोटि की वस्तु तो y से y1 हो गई, तीर बना हुआ है लाल रंग का, और उसके अपोजिट क्या है? वस्तु की मात्रा x से x1 हो गई, यानी बढ़ गई। तो नीचे मैंने लिखा है आय क्या हुई? y से y1 हो गई, यानी आय में वृद्धि हो गई, और x वस्तु की मात्रा x से x1 हो गई। देखिए तीर बनाया, ध्यान दीजिएगा। दूसरे चित्र में x दूसरी तरफ लिखा है, और इस प्रथम चित्र में मैंने x पहले लिखा है, x से x1, यानी ये बढ़ने का मैंने डायरेक्शन आपको सांकेतिक रूप से दिखाया है। तो अगर निम्न कोटि की वस्तु के बारे में बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि आय तो वृद्धि होगी तो y से y1 होगी, दोनों चित्रों में आपको एक समान दिख रही है। पर नीचे देखिए, नीचे हम जो काले रंग का तीर बनाया है वो मूल बिंदु की तरफ जा रहा है, x से x1, यानी मात्रा में कमी हो रही है। समझने वाली बात है बेटा कि अगर आय में वृद्धि हुई, y से y1 हो गई तो वृद्धि हो गई, देखिए मैंने लाल रंग से लिखा है। और अगर वस्तु x की मात्रा का उपभोग तो क्या है? x से x1 ह्रास। ह्रास कहाँ? देखो तीर दिशा आपको स्पष्ट है। तो यानी ये क्या हो गया? आपका निम्न कोटि का वस्तु को बताने वाला वक्र हो गया। तो पहला वाला क्या हो गया? उच्च कोटि को बताने वाला हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कुछ समझ में आपको प्राय सरल हुआ होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट करें, अपनी क्वेरी डालें, मैं आपको उत्तर दूंगा, आप आसानी से करें। पर इस कार्य को करने के लिए ये अति आवश्यक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तभी ये संभव होगा। और अपने मित्रों को आगे से आगे बताएं जिससे कि उनका भी लाभान्वित हो। नमस्ते।